पिछले 20 सालों में क्लाइमेट चेंज से तेज हुई प्राकृतिक आपदाओं की वजह से पूरी दुनिया में 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यानी औसतन हर साल 25,000 से ज्यादा लोग हीट वेव्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स और ड्राउट्स जैसी आपदाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं। और ये सिर्फ मौतों की बात नहीं है। 2024 में ही कम से कम 3700 लोगों की मौत सीधे क्लाइमेट चेंज से जुड़ी घटनाओं में हुई और असली आंकड़ा शायद इससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत सी मौतें रिपोर्ट ही नहीं होती। WHO का अनुमान है कि 2030 से 2050 के बीच हर साल 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत क्लाइमेट चेंज से होगी। अब बात करते हैं आर्थिक नुकसान की। सिर्फ 2010 से 2019 के बीच एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से दुनिया को करीब $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। इतना सब होने के बावजूद क्लाइमेट क्राइसिस की रफ्तार कम नहीं हो रही। हर साल लाखों लोग बेघर हो रहे हैं, करोड़ों की आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर अभूतपूर्व दबाव पड़ रहा है। ये सिर्फ वार्निंग नहीं, ये एक ग्लोबल इमरजेंसी है। ये आंकड़े दिखाकर मेरा मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि क्लाइमेट चेंज के प्रति जागरूक करना है। हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर कैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और कैसे हम इससे रोक सकते हैं। पिछले कुछ सदियों में पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, उसका कारण प्राकृतिक नहीं बल्कि खुद इंसान है। और ये है 3 मुख्य कारण इस समस्या का। पहला कारण फॉसिल फ्यूल्स है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स ने ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत बनकर वैश्विक अर्थव्यवस्था को शक्ति दी। लेकिन इसी के साथ एक अदृश्य खतरा भी शुरू हुआ। ग्रीन हाउस गैसेस का तीव्र उत्सर्जन। जब सूरज की रोशनी धरती पर पड़ती है तो उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चला जाता है, लेकिन बाकी हीट पृथ्वी के वातावरण में फंस जाती है। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नासा और IPCC जैसे प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों के अनुसार प्री इंडस्ट्रियल युग में जहां CO2 का स्तर 280 ppm था, आज वह 420 ppm को पार कर चुका है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, व्हीकल्स और हेवी इंडस्ट्रीज से हर दिन अरबों टन CO2 निकल रहे हैं, जो पृथ्वी के हीट बैलेंस को बिगाड़ रहा है। ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 1880 के मुकाबले लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। सिर्फ पिछला दशक 2011 से 2020 तक का सबसे गर्म दशक रहा है। इस बदलाव का सीधा प्रभाव पोलर रीजन्स, कोरल रीफ्स, ग्लेशियर्स एंड इवन मॉनसून सिस्टम्स पर देखा जा रहा है। दूसरा कारण डिफॉरेस्टेशन है। हर साल लगभग 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल यानी 1 फुटबॉल फील्ड प्रति सेकंड काटे जा रहे हैं। अमेज़न जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, जो कभी पृथ्वी के लंग्स कहे जाते थे, अब लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर के विस्तार की भेंट चढ़ रहे हैं। जंगल केवल बायोडाइवर्सिटी नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक कार्बन को अब्सॉर्ब करने वाले नेचुरल बफर्स भी हैं। जब ये कटते हैं तो न सिर्फ कार्बन कैप्चर घटता है बल्कि स्टोर्ड कार्बन भी एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ दिया जाता है। तीसरा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो अक्सर कारखानों की चिमनियां और ट्रैफिक से भरे हाईवे जहन में आते हैं, लेकिन एक बड़ा अपराध हमारे प्लेट पर भी होता है, मांसाहार। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस जो CO2 से लगभग 80 गुना ज्यादा हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी रखती है, पृथ्वी को गर्म करने में सबसे शक्तिशाली गैस में से एक मानी जाती है। और इसका सबसे बड़ा स्रोत रूमिनेंट लाइवस्टॉक जैसे गायें, भैंसें और भेड़ें। इन जानवरों की पाचन क्रिया एंटरिक फर्मेंटेशन के दौरान मीथेन सीधा वातावरण में छोड़ा जाता है। हर दिन करोड़ों टन मीथेन सिर्फ इन जानवरों की वजह से हवा में मिलती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। लाइवस्टॉक सेक्टर दुनिया की कुल कृषि भूमि का 77% इस्तेमाल करता है, लेकिन ग्लोबल फूड सप्लाई का सिर्फ 18% प्रोटीन और कैलोरीज देता है। यानी जो रिसोर्स हम पशुपालन में झोंक रहे हैं वो अनुपातहीन है और अस्थिर भी। मीट इंडस्ट्री की वजह से अमेज़न जैसे रेन फॉरेस्ट्स का बड़ा हिस्सा काटा जा चुका है, सिर्फ फीड क्रॉप्स जैसे सोय उगाने के लिए। ग्लोबल फ्रेश वाटर का 1/3 लाइव स्टॉक यानी पशुपालन पर खर्च होता है और हर साल अरबों जानवरों को इंडस्ट्रियल स्केल पर पाला और मारा जाता है, जिससे न केवल इमिशंस बल्कि एथिकल और इकोलॉजिकल संकट भी पैदा होता है। CO2 के कारण महासागरों का pH लेवल गिर रहा है। कोरल रीफ्स जैसे मरीन इकोसिस्टम्स क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल फिशरीज और कोस्टल इकोनॉमीज पर खतरा मंडरा रहा है। अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते अर्बन हीट आइलैंड्स का निर्माण हो रहा है,
जिससे स्थानीय तापमान रूरल क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक हो रहा है। इससे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी पैदा होता है। इन सभी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और मेजरेबल इम्पैक्ट से यह सिद्ध होता है कि क्लाइमेट सिस्टम में जो बदलाव हो रहे हैं वो केवल प्राकृतिक चक्रों का हिस्सा नहीं है। मैन मेड इमिशंस और अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इसकी मूल वजह है। ये जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे कि एक स्टैंडर्ड बीफ बर्गर बनाने के लिए जितनी मीथेन और CO2 उत्सर्जित होती है वो एक कार को 15 से 20 किलोमीटर तक चलाने के बराबर होती है। तो जब भी कोई कहता है कि बस एक बर्गर ही तो खाया है, वास्तव में उसने कार्बन बजट पर एक बड़ा दाग छोड़ा है। क्लाइमेट क्राइसिस का समाधान केवल कार्बन टैक्स या रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, बल्कि हमारे खाद्य चयन यानी डाइटरी चॉइसेस भी इस लड़ाई का अहम मोर्चा है। और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्लेट पर रखे विकल्पों को सिर्फ स्वाद के आधार पर नहीं बल्कि पृथ्वी की भलाई के पैमाने पर परखें। इन प्रमाणों को नकारना अब संभव नहीं है। हमारे द्वारा छोड़े गए निशान, सैटेलाइट इमेजरी, ग्लेशियर मेल्ट रेट्स, सी लेवल डेटा और कार्बन ट्रैकिंग सिस्टम्स, ये सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि क्लाइमेट डिसरप्शन का मूल स्रोत स्वयं मानव सभ्यता है। क्लाइमेट साइंस के अनुसार पृथ्वी एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट की ओर बढ़ रही है जहां से वापसी संभव नहीं होगी। इसे कहा जाता है टिपिंग पॉइंट। और डराने वाली सच्चाई ये है कि कुछ टिपिंग पॉइंट्स के हम बेहद करीब हैं और कुछ को शायद पार भी कर चुके हैं। टिपिंग पॉइंट्स के प्रमुख उदाहरण है ग्रीनलैंड और वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट्स का मेल्ट डाउन। अगर ये पूरी तरह पिघल गए तो समुद्र स्तर 13 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है मुंबई, कोलकाता, शंघाई, न्यूयॉर्क जैसे शहर अस्तित्व से मिट सकते हैं। क्या अब भी बचाव संभव है? इस समय हम दो राहों पर खड़े हैं। एक रास्ता हमें इरिवर्सिबल क्लाइमेट कोलैप्स की ओर ले जाता है, तो वहीं दूसरा एक ऐसी दुनिया की ओर जहां हम साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव एकता से वापसी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्लोबल स्केल पर फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग बंद करना होगा। कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर से रिप्लेस करना होगा। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना और डिग्रेडेड लैंड को पुनर्जीवित करना अनिवार्य है। रिफॉरेस्टेशन और अफॉरेस्टेशन सिर्फ कार्बन सिंक नहीं बढ़ाते, ये लोकल टेम्परेचर, बायोडाइवर्सिटी और जल चक्र को भी बैलेंस करते हैं। बिहेवियरल चेंज एंड पब्लिक अवेयरनेस, सिर्फ सरकारें नहीं, हर नागरिक जिम्मेदार है। डेली लाइफ में सस्टेनेबल हैबिट्स जैसे कि कम ऊर्जा उपयोग, कॉन्शियस कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, इनका बड़ा क्यूमुलेटिव असर होता है। आज की युवा पीढ़ी के पास सोशल मीडिया, एजुकेशन और टूल्स हैं जिससे वो बड़े पैमाने पर क्लाइमेट एक्शन मोबिलाइज कर सकती है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। हमारे पास साइंस है, डेटा है, समाधान है, बस कमी है एक यूनिफाइड, बोल्ड और निर्णायक कार्रवाई की। अगर हमने अगले 5 से 10 वर्षों में डिसाइसिव एक्शन लिया तो हम सिर्फ कोलैप्स नहीं रोक सकते बल्कि एक स्थायी और अधिक संतुलित भविष्य की नींव भी रख सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। धन्यवाद।